वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। आज की वीडियो हम राष्ट्रपति में ये पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो हम क्या करेंगे, आज राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। तो राष्ट्रपति हमने काफी वीडियो पढ़ ली है और ऑलमोस्ट पूरा राष्ट्रपति हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ हम आगे लाइन से कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो देखते कुछ इंपोर्टेंट चीजें दी हुई है, थोड़ा आपको इन डायग्राम के माध्यम से समझ में आएगा कुछ ना कुछ। तो पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति की हमारी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो एक पॉइंट समझना है आपको कि जो सरकार का जो स्वरूप हमारी जो सरकार का स्वरूप है वो कौन सा है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो उसमें जो कार्यकारी मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक मुखिया होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिए, कार्यकारी प्रधान कौन है, हमारा राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन आएगा भारत का कार्यकारी मुखिया कौन है या राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होगा हमारा राष्ट्रपति। लेकिन हमारी वास्तविक शक्तियां वो किसमें निहित है, प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सारे डिसीजन प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लेता है। अगला देखिए, हमने जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया हुआ है, अमेरिका से, और तुलना हम किससे करते हैं, ब्रिटेन के सम्राट से। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको एक टेस्ट भी लिया था आपका शुरुआत में ही कि हम राष्ट्रपति की तुलना किससे करेंगे, ब्रिटेन के सम्राट से। अब ऐसा क्यों, हमने केवल राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है क्योंकि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको उसका चुनाव होता है, लेकिन वहां चुनाव होता है प्रत्यक्ष, हमारे यहाँ होता है अप्रत्यक्ष। इसीलिए हमने क्या किया, केवल जो राष्ट्रपति का पद है वो तो अमेरिका से लिया जिससे उसका चुनाव होता रहे, लेकिन हमने क्या किया, उसकी जो शक्तियां थी वो शक्तियां हमने कहां से ली, उसकी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटेन का राष्ट्रपति, कुछ भी लिख किया जाएगा, होता तो हम महारानी हमारी। तो याद रखिए, ब्रिटेन के सम्राट की तरह शक्तियां हमारे पास, जैसे महारानी है ब्रिटेन में जो औपचारिक है, हमारे यहाँ भी औपचारिक राष्ट्रपति है, वास्तविक वहां कौन है, पीएम है, और हमारे यहाँ वास्तविक कौन है, पीएम है। तो क्वेश्चन आता है, हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे कर सकते हैं, तो याद रखिए ब्रिटेन का जो सम्राट या रानी उससे उसकी तुलना कर सकते हैं। अब देखिए, समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी, पीएम और उसके मंत्रिमंडल में। तो याद रखिए, राष्ट्रपति उनकी सलाह से ही काम करेगा। हम जब आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियां हैं या जो हमारा जो समस्त शक्तियां वो किसमें निहित है, हमारी पीएम और उसके मंत्रिमंडल में। इसका अर्थ यह है कि जितने भी राष्ट्रपति डिसीजन लेगा वो सब किसके कहने से लेगा, हमारा पीएम और मंत्रिमंडल के कहने से डिसीजन लेगा। संविधान में भी लिखा हुआ है। फिर देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग जो है वो किसके माध्यम से कैसे होता है, तो मंत्रिमंडल समय समय क्या करती है, सलाह देती है, उसमें पीएम भी सलाह देता है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो किसके माध्यम से करता है, मंत्रिमंडल, उसमें होता है मुखिया होता है, उसका पीएम रहता है। अब देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति कैसा होता है, वास्तविक होने की वजह एक तो वो हमारा प्रत्यक्ष आता है और वहां की जो डिसीजन है वही लेता है खुद हमारा। अब हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वो कैसा है, केवल औपचारिक है। औपचारिक का अर्थ ये, एक मान लीजिए आप रबर का स्टाम्प पे हो, जैसे मैंने उसके पास कोई आवेदन भेज दिया पीएम ने, तो क्या पीएम उस पर सील लगा देगा, आपका राष्ट्रपति साइन कर देगा, सील लगी, तो उसको हमने किया, राष्ट्रपति को क्या उपनाम दिया हुआ है, रबर की मोहर बोला हुआ है। तो क्वेश्चन में आता है, हमारे भारतीय संविधान में रबर की मोहर किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट समझना है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन उन शक्तियों का जो यूज है वो किसी और के माध्यम से करेगा या किसी की सलाह से करेगा। तो किसी की सलाह यहाँ लिखी हुई है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग से वो करेगा। फिर देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए, एक ये लोकसभा, एक ये राज्यसभा और एक हमारी ये राष्ट्रपति। तो लोकसभा से कोई प्रस्ताव पास हुआ, कहाँ पहुंचेगा, राज्यसभा, राज्यसभा से कहाँ पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति मैंने कल पढ़ाया था, वीटो शक्तियां या तो लौटा दे या मना कर दे, अपने पास उसको रख ले। तो याद रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट समझना है आपको, यहाँ समझना ये कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को एक बार वो लौटा सकता है, एक बार लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़कर और संविधान संशोधन को छोड़कर। तो राष्ट्रपति कर सकता है, एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये शक्ति उसके पास है वर्तमान में। लेकिन 42वां जब संविधान संशोधन हुआ
तो ये बोल दिया गया कि राष्ट्रपति के पास अगर पहली बार भी विधेयक पहुंचता है तो भी उसको साइन करने पड़ेंगे। तो पहले क्या यहाँ पर कर दिया उसको बाध्यकारी 1976 में, हस्ताक्षर के लिए बाध्यकारी, चाहे उसमें लिखा हो कुछ भी, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। लेकिन आगे चल के हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और यहाँ की बोल दिया गया कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कम से कम एक बार लौटा सकता है, तो इसका अर्थ है निलंबनकारी वीटो। तो कहीं ना कहीं दिखा आपको राष्ट्रपति के पास ज्यादा अधिकार नहीं है, पहले वो बाध्यकारी कर दिया गया, साइन करने ही पड़ेंगे, फिर बाद में बोल दिया गया कि आप एक बार विधेयक को लौटा सकते हैं, भले ही वो विधेयक लौटा दे, अगर बिना संशोधन के विधेयक द्वारा पहुंच गया तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और एग्जाम में मोस्टली यही से क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए, ज्यादा से क्वेश्चन यही से आता है कि हमारे यहाँ जो रबर का स्टाम्प है वो किसे बोला गया है, तो याद रखिए आंसर क्या होगा हमारा उसके लिए, राष्ट्रपति को रबर का स्टाम्प बोला गया है। अब देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां उनके लिए कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है जो संघ की कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति इनका प्रयोग स्वयं करेगा अपने अधीनस्थ के माध्यम से, तो जो छोटे छोटे उनके पद से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से वो अपनी शक्तियों का क्या करेगा, यूज करेगा। हमने शक्तियां उसकी पढ़ ली है सभी। आर्टिकल 74 देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री। और याद रखिए राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्री परिषद के माध्यम से ही अपने कर्तव्यों का पालन। तो यहाँ कहीं ना कहीं अनिवार्यता डाल दी गई है, तो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल इनकी सहयोग से क्या करेगा, पूरा काम करेगा वो। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीएम का उल्लेख किस आर्टिकल में, 74 में, मंत्री परिषद का 74 में। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए पहला पॉइंट ये लिखा है। और याद रखिए अब राष्ट्रपति जो अपने कर्तव्यों को चलाएगा वो किसके माध्यम से चलाएगा, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के कहने पे। तो आपको याद रखना होगा एक शब्द क्या लिखा हुआ है, हमारा जो राष्ट्रपति है वो केवल कैसा है, हमारा औपचारिक है। औपचारिक इसलिए कि वो अपनी बातों के लिए किससे मानेगा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल जो हमारा प्रधानमंत्री इनसे वो सलाह लेगा, और सलाह के लिए बाध्यकारी है। अब प्रधानमंत्री की वो नियुक्ति कर देगा, वो आपका प्रधानमंत्री होगा 74 से। अब देखते हैं आर्टिकल 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आपको एक पॉइंट दिखा, नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। फिर भी ये लोग अपनी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को न देते हुए किसको देंगे, लोकसभा के प्रति क्या रहेंगे, ये उत्तरदायी रहेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तर, आपका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, तो याद रखिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। भले ही नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, फिर भी उत्तरदायी किसके लिए है, वो लोकसभा के लिए। तो एग्जाम में भी आता हमारे लिए। तो एक पॉइंट समझना, ये 3 आर्टिकल बताते हैं कहीं ना कहीं शक्तियां तो हैं लेकिन उन शक्तियों को कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। तो एग्जाम में हमारे पॉइंट आते हैं, थोड़ा मैं आपके लिए फास्ट रिवाइज कर देता हूँ। सरकार का स्वरूप कैसा है, हमारा संसदीय शासन प्रणाली। हमने कहां से ली, ब्रिटेन में। इसमें वास्तविक मुखिया होता है पीएम और कार्यकारी मुखिया होता है राष्ट्रपति। फिर यहाँ लिखा हुआ कार्यकारी प्रधान भारत में कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन है, पीएम। हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, अमेरिका से। तुलना किससे करते हैं, ब्रिटेन से, क्योंकि जैसे ब्रिटेन के सम्राट महारानी की स्थिति है वैसे हमारे राष्ट्रपति की भी स्थिति है। समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित है। इसका अर्थ ये तो केवल औपचारिक बचा है, वास्तविक कौन है, पीएम और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग जो करेगा वो किसके से करता है, मंत्रिमंडल। अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा होता है, वास्तविक होता है, सारे निर्णय में उसका हस्तक्षेप होता है। भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है, केवल औपचारिक। लोकसभा राज्यसभा विधेयक पास कर देंगे, मंत्रिमंडल बोल देगा और वो उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। अब हमने क्या नाम दिया उसको, रबर की मोहर। क्या भारत के राष्ट्रपति को रबर की मोहर कहा जा सकता है, तो याद रखिए हाँ, उस पर आप पीसीएस मेंस में आप ऐसे लिख भी सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन ये बोला गया कि राष्ट्रपति को हर कंडीशन में हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, भले ही बड़ा पद है फिर भी लिख दिया गया कि साइन करने पड़ेंगे, विधेयक में कुछ भी लिखा हो। तो याद रखिए यहाँ बाध्यकारी कर दिया गया। तो एग्जाम में आता है किस आर्टिकल से बाध्यकारी किया गया, 42वां संविधान संशोधन से किया गया। अब 44 में आगे बोल दिया गया 78 में कि कहीं ना कहीं कि राष्ट्रपति एक बार विधेयक कम से कम लौटा सकता है, तो निलंबनकारी वीटो टाइप का हो गया। 53 में लिखा है कि कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा।
और मंत्रिपरिषद के सहयोग से प्रधानमंत्री काम करेगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ पीएम की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, लेकिन पूरी ये मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? हमारी लोकसभा। तो ये हमारी जो स्थिति है पूरी राष्ट्रपति की जो है हमारी संवैधानिक स्थिति है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।